अमेरिका के अंदर और बाहर इस वक्त जो हालात बन रहे हैं वो सिर्फ इमिग्रेशन या ईरान तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े सिस्टम की कहानी है जहां ताकत, टेक्नोलॉजी, डर और राजनीति सब एक साथ काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की इमिग्रेशन एजेंसी ICE की, जिसको लेकर वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक US इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट यानी ICE ने अब बेहद खतरनाक और गुप्त निगरानी तकनीकों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा दिया है, जिसमें इजरायली कंपनियों के बनाए गए स्पाईवेयर और फोन हैकिंग टूल्स भी शामिल हैं। बताया ये गया है कि ICE ने हाल ही के महीनों में 2 इजरायली कंपनियों से टेक्नोलॉजी खरीदी है, जिनमें एक कंपनी पैरागॉन सॉल्यूशंस है जो किसी भी मोबाइल फ़ोन को दूर बैठे चुपचाप हैक कर सकती है, और दूसरी कंपनी है कैलिब्राइट है जो जब्त किए गए फ़ोन को खोलने और उसके पूरे डेटा को अपने आप व्यवस्थित करने की ताकत रखती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ICE अब अमेरिका की सबसे ज़्यादा फंड पाने वाली कानून व्यवस्था एजेंसी बनती जा रही है, और इसके साथ ही उसकी ताकत और दायरा भी लगातार बढ़ रहा है। माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट की वे जानकार कॉलिन पुटजेल कवाका ने साफ कहा है कि ICE के पास अब डेटा शेयरिंग टेक्नोलॉजी का एक ऐसा जाल बन चुका है जो पहले कभी नहीं देखा गया। उन्होंने बताया कि अब IRS और सोशल सिक्योरिटी एजेंसियों का डेटा भी ICE तक पहुंच रहा है, जबकि ये डेटा पहले कानूनन लगभग हाफ लिमिटेड माना जाता था। फील्ड में काम करने वाले एजेंट्स अब आइरिस स्कैनर, फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर और लाइसेंस प्लेट रीडर से लैस है, और यही वो बात है जो आम अमेरिकी नागरिकों की प्राइवेसी पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। यानी सिर्फ प्रवासी नहीं बल्कि आम लोग भी इस निगरानी के दायरे में आ सकते हैं। इसी के साथ एक और रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया ये गया है कि अमेरिकी इमिग्रेशन अधिकारियों और इजराइल के बीच बहुत गहरे रिश्ते बन चुके हैं। ICE और बॉर्डर पेट्रोल के अधिकारी इजराइल जाकर खुद ट्रेनिंग ले चुके हैं। दोनों देशों के बीच टेक्नोलॉजी और रणनीति को लेकर लगातार सहयोग हो रहा है। होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने इजरायली अधिकारियों के साथ कॉन्फ्रेंस की है, ज्वाइंट ट्रेनिंग कार्रवाई की है, और यहां तक कि हिंसक उग्रवाद से निपटने के नाम पर इजरायली अधिकारियों को रिसर्च ग्रांट भी दिए गए हैं। ICE के अधिकारी इजराइल के नेशनल अर्बन ट्रेनिंग सेंटर में इजरायली पुलिस के साथ ट्रेनिंग लेते रहे हैं, और बर्ड प्रोग्राम के जरिए दोनों देशों ने होमलैंड सिक्योरिटी के लिए नई टेक्नोलॉजी विकसित की है। ये सब ऐसे वक्त में सामने आया है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में इमिग्रेशन पर सख्ती और भी ज़्यादा बढ़ गई है। हाल के ही महीनों में मिनेसोटा में फेडरल एजेंट्स द्वारा अमेरिकियों की मौत और देश भर में हुए विरोध प्रदर्शनों ने इस सिस्टम को और विवादों में ला दिया था। अब इसी अंदरूनी तनाव के बीच एक और बड़ी बात सामने आई है कि अमेरिका के कई शहरों में नेशनल गार्ड और फेडरल फोर्स की तैनाती पर टैक्स देने वालों के करीब $496 मिलियन खर्च हो चुके हैं। कांग्रेसनल बजट ऑफिस के मुताबिक ये तैनाती ट्रंप के आदेश पर की गई, जिसमें लॉस एंजलिस, शिकागो, पोर्टलैंड, वाशिंगटन DC, मेम्फिस और न्यू ऑरलियंस जैसे शहर शामिल हैं। वजह बताई गई है इमिग्रेशन रेट्स पर विरोध प्रदर्शन, अपराध और सरकारी इमारतों की सुरक्षा। लेकिन सच यह है कि कई जगह अदालतों ने इन कार्रवाइयों पर रोक लगाई। एक सैनिक पर रोजाना करीब $260 खर्च आ रहे हैं, और अगर यही हाल रहा तो 2026 में हर महीने खर्च $93 मिलियन तक पहुंच सकता है। सीनेटर जेफ मर्कली ने इसे टैक्स के पैसे का हथियार की तरह इस्तेमाल बताया है। अब तफसीर का दूसरा हिस्सा कनाडा से जुड़ा है, जहां 2017 के क्यूबेक सिटी मस्जिद हमले की बरसी पर मुस्लिम समुदाय ने 6 शहीदों को याद किया है और इस्लामोफोबिया के खिलाफ फिर से आवाज़ उठाई है। मॉन्ट्रियल में हुए इस कार्यक्रम में लोगों ने कहा कि इस दिन के बाद कनाडा भी पहले जैसा सुरक्षित महसूस नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि यह हमला नफरत के खतरनाक नतीजों की याद दिलाता है और सरकार मुस्लिम समुदाय के साथ खड़ी हुई है। लेकिन मुस्लिम नेताओं का कहना है कि हालात सुधरने के बजाय और ख़राब हो रहे हैं, खासकर क्यूबेक में, जहां धार्मिक प्रतीकों पर पाबंदी जैसे कानून मुस्लिम महिलाओं को सीधे तौर पर निशाना बना रहे हैं और समाज में डर फैला रहे हैं। अब आते हैं ईरान पर, जहां हालात और भी ज़्यादा तनावपूर्ण हो चुके हैं। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने साफ अल्फाजों में बोल दिया है कि ट्रंप जंग शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसे ख़त्म कैसे होगी उनके हाथ में नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन धमकी और दबाव में नहीं। गालिबाफ ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ने बातचीत से ठीक पहले बमबारी करके कूटनीति की मेज को ही उड़ा दिया।
उनका कहना है कि जब तक ईरानी जनता के आर्थिक हितों की गारंटी नहीं दी जाएगी तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। ट्रंप ने हाल ही में कहा है कि एक विशाल अरमांडा ईरान की तरफ बढ़ रहा है और ईरान को बातचीत की मेज पर आना चाहिए, लेकिन ईरान ने साफ अल्फाजों में बोल दिया है कि जंग के साए में बातचीत सिर्फ दबाव बढ़ाएगी। इसी बीच ईरान अंदर से भी उथल पुथल से गुजर रहा है। दिसंबर के आखिर से महंगाई और करेंसी गिरने की वजह से देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। सरकार ने अमेरिका और इजराइल पर आरोप लगाया है कि वे हालात को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और चेतावनी दी है कि किसी भी हमले का जवाब तेज और व्यापक होगा। कुल मिलाकर चाहे अमेरिका के अंदर ही बात हो या मिडल ईस्ट का तनाव या कनाडा में बढ़ता इस्लामोफोबिया, एक ही सवाल हर जगह खड़ा हो रहा है। क्या दुनिया सुरक्षा के नाम पर आज़ादी और इंसानियत की कीमत चुका रही है? और क्या ताकत के इस खेल में आम आदमी सबसे बड़ा शिकार बनता जा रहा है? यही वो सवाल है जिस पर आने वाले दिन पूरी दुनिया की दिशा तय करेंगे। अमेरिका के अंदर और बाहर इस वक्त जो हालात बन रहे हैं वो सिर्फ इमिग्रेशन या ईरान तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े सिस्टम की कहानी है जहां ताकत, टेक्नोलॉजी, डर और राजनीति सब एक साथ काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की इमिग्रेशन एजेंसी ICE की, जिसको लेकर वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक US इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट यानी ICE ने अब बेहद खतरनाक और गुप्त निगरानी तकनीकों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा दिया है, जिसमें इजरायली कंपनियों के बनाए गए स्पाईवेयर और फोन हैकिंग टूल्स भी शामिल हैं। बताया यह गया है कि ICE ने हाल ही के महीनों में 2 इजरायली कंपनियों से टेक्नोलॉजी खरीदी है, जिनमें एक कंपनी पैरागॉन सॉल्यूशंस है जो किसी भी मोबाइल फ़ोन को दूर बैठे चुपचाप हैक कर सकती है, और दूसरी कंपनी है कैलिब्राइट है जो जब्त किए गए फ़ोन को खोलने और उसके पूरे डेटा को अपने आप व्यवस्थित करने की ताकत रखती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ICE अब अमेरिका की सबसे ज़्यादा फंड पाने वाली कानून व्यवस्था एजेंसी बनती जा रही है और इसके साथ ही उसकी ताकत और दायरा भी लगातार बढ़ रहा है। माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट की वे जानकार कॉलिन पुटजेल कवाका ने साफ कहा है कि ICE के पास अब डेटा शेयरिंग टेक्नोलॉजी का एक ऐसा जाल बन चुका है जो पहले कभी नहीं देखा गया। उन्होंने बताया कि अब IRS और सोशल सिक्योरिटी एजेंसियों का डेटा भी ICE तक पहुंच रहा है, जबकि ये डेटा पहले कानूनन लगभग हाफ लिमिटेड माना जाता था। फील्ड में काम करने वाले एजेंट्स अब आइरिस स्कैनर, फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर और लाइसेंस प्लेट रीडर से लैस है, और यही वो बात है जो आम अमेरिकी नागरिकों की प्राइवेसी पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। यानी सिर्फ प्रवासी नहीं बल्कि आम लोग भी इस निगरानी के दायरे में आ सकते हैं। इसी के साथ एक और रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया यह गया है कि अमेरिकी इमिग्रेशन अधिकारियों और इजराइल के बीच बहुत गहरे रिश्ते बन चुके हैं। ICE और बॉर्डर पेट्रोल के अधिकारी इजराइल जाकर खुद ट्रेनिंग ले चुके हैं। दोनों देशों के बीच टेक्नोलॉजी और रणनीति को लेकर लगातार सहयोग हो रहा है। होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने इजरायली अधिकारियों के साथ कॉन्फ्रेंस की है, ज्वाइंट ट्रेनिंग कार्रवाई की है और यहां तक कि हिंसक उग्रवाद से निपटने के नाम पर इजरायली अधिकारियों को रिसर्च ग्रांट भी दिए गए हैं। ICE के अधिकारी इजराइल के नेशनल अर्बन ट्रेनिंग सेंटर में इजरायली पुलिस के साथ ट्रेनिंग लेते रहे और बर्ड प्रोग्राम के जरिए दोनों देशों ने होमलैंड सिक्योरिटी के लिए नई टेक्नोलॉजी विकसित की है। ये सब ऐसे वक्त में सामने आया है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में इमिग्रेशन पर सख्ती और भी ज़्यादा बढ़ गई है। हाल के ही महीनों में मिनेसोटा में फेडरल एजेंट्स द्वारा अमेरिकियों की मौत और देश भर में हुए विरोध प्रदर्शनों ने इस सिस्टम को और विवादों में ला दिया था। अब इसी अंदरूनी तनाव के बीच एक और बड़ी बात सामने आई है कि अमेरिका के कई शहरों में नेशनल गार्ड और फेडरल फोर्स की तैनाती पर टैक्स देने वालों के करीब $496 मिलियन खर्च हो चुके हैं। कांग्रेसनल बजट ऑफिस के मुताबिक ये तैनाती ट्रंप के आदेश पर की गई, जिसमें लॉस एंजलिस, शिकागो, पोर्टलैंड, वाशिंगटन DC, मेफिन्स और न्यू ऑरलियंस जैसे शहर शामिल हैं। वजह बताई गई है इमिग्रेशन रेट्स पर विरोध प्रदर्शन, अपराध और सरकारी इमारतों की सुरक्षा। लेकिन सच यह है कि कई जगह अदालतों ने इन कार्रवाइयों पर रोक लगाई। एक सैनिक पर रोजाना करीब $260 खर्च आ रहे हैं और अगर यही हाल रहा तो 2026 में हर महीने खर्च
$93 मिलियन तक पहुंच सकता है। सीनेटर जेफ मर्कली ने इसे टैक्स के पैसे का हथियार की तरह इस्तेमाल बताया है। अब तफसीर का दूसरा हिस्सा कनाडा से जुड़ा है, जहां 2017 के क्यूबेक सिटी मस्जिद हमले की बरसी पर मुस्लिम समुदाय ने 6 शहीदों को याद किया है और इस्लामोफोबिया के खिलाफ फिर से आवाज़ उठाई है। मॉन्ट्रियल में हुए इस कार्यक्रम में लोगों ने कहा कि इस दिन के बाद कनाडा भी पहले जैसा सुरक्षित महसूस नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि यह हमला नफरत के खतरनाक नतीजों की याद दिलाता है और सरकार मुस्लिम समुदाय के साथ खड़ी हुई है। लेकिन मुस्लिम नेताओं का कहना है कि हालात सुधरने के बजाय और ख़राब हो रहे हैं, खासकर क्यूबेक में, जहां धार्मिक प्रतीकों पर पाबंदी जैसे कानून मुस्लिम महिलाओं को सीधे तौर पर निशाना बना रहे हैं और समाज में डर फैला रहे हैं। अब आते हैं ईरान पर, जहां हालात और भी ज़्यादा तनावपूर्ण हो चुके हैं। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने साफ अल्फाजों में बोल दिया है कि ट्रंप जंग शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसे ख़त्म कैसे होगी उनके हाथ में नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन धमकी और दबाव में नहीं। गालिबाफ ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ने बातचीत से ठीक पहले बमबारी करके कूटनीति की मेज को ही उड़ा दिया। उनका कहना है कि जब तक ईरानी जनता के आर्थिक हितों की गारंटी नहीं दी जाएगी, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। ट्रंप ने हाल ही में कहा है कि एक विशाल अरमांडा ईरान की तरफ बढ़ रहा है और ईरान को बातचीत की मेज पर आना चाहिए, लेकिन ईरान ने साफ अल्फाजों में बोल दिया है कि जंग के साए में बातचीत सिर्फ दबाव बढ़ाएगी। इसी बीच ईरान अंदर से भी उथल पुथल से गुजर रहा है। दिसंबर के आखिर से महंगाई और करेंसी गिरने की वजह से देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार ने अमेरिका और इजराइल पर आरोप लगाया है कि वे हालात को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और चेतावनी दी है कि किसी भी हमले का जवाब तेज और व्यापक होगा। कुल मिलाकर, चाहे अमेरिका के अंदर ही बात हो या मिडल ईस्ट का तनाव या कनाडा में बढ़ता इस्लामोफोबिया, एक ही सवाल हर जगह खड़ा हो रहा है: क्या दुनिया सुरक्षा के नाम पर आज़ादी और इंसानियत की कीमत चुका रही है? और क्या ताकत के इस खेल में आम आदमी सबसे बड़ा शिकार बनता जा रहा है? यही वो सवाल है जिस पर आने वाले दिन पूरी दुनिया की दिशा तय करेंगे।